हर एक नज़र के लिए अलग पयाम हैं हम, हर एक नज़र के लिए अलग पयाम हैं हम, कहीं हैं जहर का प्याला तो कहीं जाम हैं हम। नमस्कार गुरु, हम हैं अजीत कुमार और आपका अजीत पोएम क्लासेस पे दिल से स्वागत है बच्चों। प्यारे बच्चों, ये हिंदी भाषा का विकास का सेकंड वीडियो हो। पहले वीडियो में हमने देखा था कि हिंदी भाषा का विकास उत्पत्ति कैसे हुई थी, हिंदी शब्द कैसे आए थे और कहाँ से आए थी। और उस पार्ट में हमने तीन बोलियों को हमने देखा था। मुख्य जो तीन बोलियां थी हमारे निकल के आई थी, अवधी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली। उन्हीं तीन बोलियों को के बारे में हम यहाँ पर मध्य हिंदी में उनका विस्तार देखेंगे हम कैसे हुआ है। ठीक है, मध्यकालीन में आते आते उसका स्वरूप एकदम निखर गया था। वो क्या स्पष्ट, उसका स्वरूप स्पष्ट हो गया था क्योंकि उसमें प्रमुख बोलियों का विकास हो गया था। तरह तरह की बोलियां उसे विकास होने लगा था उसका, जिसमें प्रमुख रूप से बोलियां तीन थी, ब्रजभाषा, अवधी भाषा और खड़ी भाषा। ब्रजभाषा, अवधी भाषा और खड़ी भाषा। मध्यकाल में भाषा थी ब्रजभाषा, इसका सबसे ज्यादा अधिक बोलबाला था, ये सबसे ज्यादा बोली जाती थी। साहित्य में भी इसका इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता था, जिसके कारण ये साहित्य में इसका अत्यधिक विकास हुआ। अवधी भाषा भी बोली जाती थी, लेकिन जो है साहित्य में इसका थोड़ा प्रचुर मात्रा प्रयोग किया जाता, लेकिन प्रयोग किया जाता था इसका। ठीक है, जो खड़ी बोली थी तो इसका तो उतना ज्यादा बोलबाला नहीं था, ज्यादा मात्रा में फैली नहीं थी। सबसे ज्यादा यहाँ का सबसे ज्यादा फेमस जो भाषा थी इस समय की मध्यकाल में वो थी ब्रजभाषा। ठीक है, ब्रजभाषा। कुछ देसी राजाओं का इसको संरक्षण प्राप्त हो गया था, कुछ देसी राजाओं का इसका संरक्षण प्राप्त हो गया था कि इसको अपने जो राज्य में ना केवल ब्रजभाषा ही क्या करते थे लोग, मतलब ब्रजभाषा में बोलचाल में ये इसको लेते थे लोग। ठीक, मध्य देश की महान भाषा परंपरा के उत्तरदायित्व का पूर्व निर्वहन किया। जब ये महान भाषा बन गई थी, सबसे ज्यादा उस समय लोकप्रिय ब्रज भाषा बन गई थी। अवधी का कोई नामो निशान नहीं था, ना ही खड़ी बोली का नामो निशान था, सबसे आगे ब्रज भाषा थी। तो इसलिए पूरे मध्य देश की भाषा क्या ये अपना ब्रज भाषा हो गई, तो ये उसका एक उत्तरदायित्व ये निर्वहन करने लगे क्योंकि बड़ी भाषा बन गई थी। ठीक है, साहित्य में यूज होने से इसको साहित्य में ज्यादा से ज्यादा इसको लोग प्रयोग करते थे, तो इसको साहित्य में परिनिष्ठ व उच्च कोटि का दर्जा मिल गया। मतलब एक अच्छे स्तर पर इसको ब्रज भाषा का साहित्य में परिनिष्ठ और उच्च कोटि का दर्जा प्राप्त हो गया था। ठीक है, अब ब्रज भाषा का हम विकास देखेंगे। विकास कैसे कैसे हो। ब्रज भाषा का विकास दो भागों में होता है, पूर्व मध्यकाल जिसे हम भक्ति काल कहते हैं, पूर्व मध्यकाल जिसे हम भक्ति काल कहते हैं। भक्ति काल में थे कृष्ण भक्त कवि, जो ना कृष्ण के सबसे कृष्ण भक्त कवि थे। उसमें कौन थे? सूरदास जी थे। सूरदास जी ने सूर सागर लिखा, वो भी ब्रज भाषा में। ठीक है, बहुत ही फेमस हुआ था। और वो इन्हें सूरदास जी को हम अष्टचाप का जहाज कहते हैं। ठीक है, अष्टचाप का जहाज कहते हैं। ठीक, ये दूसरा है रस खान, मीराबाई इत्यादि, इन्होंने काव्य की रचना की, जिससे पूर्व मध्यकाल में ब्रजभाषा का विकास हुआ। दूसरे में आते हैं उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल, जिसको हम जाना जाता है उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल से जाना जाता है। रीतिकाल का मतलब होता है रस, छंद, अलंकार से युक्त काव्य। इसमें कुछ आचार्यों और कुछ कवियों ने मिलकर ब्रजभाषा में लाक्षणिक रीति ग्रंथ लिखकर इसे समृद्ध किया। उत्तर मध्यकाल में इस भाषा का विकास किया, ब्रज भाषा का। किसमें? रीति ग्रंथ लिखकर। रीति ग्रंथ का मतलब होता है रस, छंद, अलंकार से परिपूर्ण काव्य। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं कि रीतिबद्ध कवि क्या होता है। रीतिबद्ध कवि का मतलब होता है कि रस, छंद, अलंकार से युक्त कवि, बधा हुआ कवि, जो अपने काव्य में ये सब रस, अलंकार और छंद से युक्त होकर काव्य लिखे, उसे रीतिबद्ध कवि कहते हैं। तो इसमें कवि में कौन कौन थे? केशवदास जी थे, मतीराम जी थे, चिंतामणि थे, पद्माकर और इत्यादि ऐसे कवि थे। रीति मुक्त मतलब एकदम परे होना। रीति मुक्त मतलब अपने काव्य को रस, छंद, अलंकार से परे रखें, उसे हम रीति मुक्त कवि कहते हैं। इसमें घनानंद, आलम, ठाकुर, द्विजदेव, बोधा इत्यादि कवि थे। तीसरा है रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि का मतलब होता है ऐसे कवि, रीति सिद्ध कवि का मतलब होता है ऐसे कवि जो अपने काव्य में रस, अलंकार और छंद को सिद्ध करके
लिखे काव्य। तो ऐसे में सबसे फेमस थे कौन थे? बिहारी जी और रसनिधि थे। ठीक है, बिहारी जी और रसनिधि थे। ये फेमस उस समय के क्या थे? रीति सिद्ध कवि थे ये अपने। अब हम इस काल में अवधी भाषा को देखेंगे कि इस काल में अवधी भाषा का विकास कैसे हुआ। अवधी भाषा को साहित्य में सबसे प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है? तो सबसे प्रतिष्ठित करने का श्रेय सूफी प्रेम मार्गी कवियों का था। इसमें कौन कौन कवि थे? कुतुबुन या कुतुबन, जिन्होंने मृगावती काव्य की रचना की थी। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत की रचना की थी। नूर मोहम्मद इंद्रावती की, और मंझन जो है मधु मालती की रचना की थी इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब इनका जो काव्य था ना, वो प्रेम का वर्णन करता है। क्या करता है? प्रेम का वर्णन करता है। ये सब जो काव्य थे। दूसरी बात, अवधी का विस्तार जो हुआ, वो राम भक्त जो कवि थे वो अवधी का अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। अवधी भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, मतलब बोलचाल की भाषा उन्होंने बना दी अवधी को। उसमें सबसे ज़्यादा विशेष जो थे वो तुलसीदास जी थे। उन्होंने बैसवाड़ी अवधी भाषा में इन्होंने जब रामचरितमानस की रचना की तो वो और ही लोकप्रिय हो गए, और ही उनके द्वारा अवधी भाषा का और ही विकास कर दिया गया। बैसवाड़ी एक तरह की क्षेत्रीय भाषा है, जहाँ पे वो थे उस इलाके की, ये बैसवाड़ी क्षेत्रीय भाषा मतलब है। ठीक है, अवधी भाषा को चरमोत्कर्ष तक पहुँचाने का श्रेय किनका? दो व्यक्तियों का है, केवल मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास जी थे। मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा का ठेठ ग्रामीण प्रयोग किया, मतलब अवधी जो भाषा थी उसको ठेठ ग्रामीण के रूप में क्या किया? दर्शाया। और जो तुलसीदास जी थे वो तत्सम मुखी रूप का वर्णन किया, मतलब संस्कृत का सहारा लिया, संस्कृत से इसको अटैच किया अवधी भाषा को। ठीक है, अब हम बात करेंगे खड़ी बोली की। जो खड़ी बोली थी, इस मध्य भाग में मध्यकालीन में खड़ी बोली जो है मिश्रित रूप में प्रयोग हो रहा था, मतलब साहित्य में मिश्रित में प्रयोग हो रहा था। सबसे ज्यादा ब्रज भाषा का प्रयोग हो रहा था, लेकिन खड़ी बोली भी धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके प्रयोग हो रही थी। लेकिन जब खड़ी बोली जो 14वीं सदी में दक्षिण भागों में प्रवेश की तो साहित्य में अधिक प्रयोग करने जाने लगी। जब ये दक्षिण भाग में जब गई 14वीं सदी में, तो ये साहित्य में इसका प्रयोग सर्वाधिक होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, लोग इसको जानने लगे क्योंकि ये खड़ी बोली है। इससे पहले जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन 18वीं शताब्दी में जब ये मुसलमान शासकों का संरक्षण में आई, तब इसको और अधिक बढ़ावा मिला, तब इसका संरक्षण और अधिक किया गया, तब इसकी विकास की जो नई चाल है ना, नई दिशा उभरने लगी। ठीक है, इसका खड़ी बोली का प्रमुख केंद्र उत्तर से दक्कन जब हुआ, तब ये हिंदी दो भाषाओं में बट गई, उत्तरी हिंदी और दक्कनी हिंदी। ठीक है, इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ? इसका क्रमिक विकास कुछ कवियों, सूफी संतों के द्वारा माना जाता है, जैसे कबीर, नानक, मूलक दास इत्यादि जो थे, इनके द्वारा साहित्य की रचना जब की गई तो इनके द्वारा खड़ी बोली का उपयोग इन्होंने किया अपने काव्य या साहित्य में। तब वहां से खड़ी बोली धीरे धीरे अपने लय पे आनी शुरू हुई। जैसे इस काल में गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा सबसे ज्यादा उस समय फेमस थी। रहीम का मदनाष्टक हुआ, जटल का गोरा बादल की कथा, ये सबसे ज्यादा उस समय लोकप्रिय और यहीं से खड़ी बोली का लोग जानने लगे। ठीक है, ये सबसे ज्यादा उस समय फेमस हुआ था। आलम जी का सुदामा चरित्र, तो इन्हीं की वजह से ये खड़ी बोली धीरे धीरे रेंगती हुई अब खड़ी होती नजर आ रही थी। ठीक है, तो दोस्तों ये था मध्यकालीन हिंदी में हिंदी का विकास, जिसमें हमने तीनों भाषाओं को देखा, ब्रज भाषा, अवधी भाषा और खड़ी बोली भाषा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का क्लास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।